दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ आप देख ही रहे हैं, हमारे साथ एक विशेष मेहमान है आर बाग। बिल्कुल आप सभी लोग इनको जानते हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और बहुत सारे मसलों में अपनी बातें बहुत ही बेबाक तरीके से रखते हैं। हम इनसे कुछ सामान्य सी बातें जानना चाहेंगे। बहुत सारी बातें, क्योंकि आप कई जगह पे जाते हैं, बहुत जगह पे जाते हैं, तो क्या आपके अनुभव होते हैं, क्या आपने देखा, भारत को आप किस तरह से देखते हैं, इस पूरे मोमेंट को आप किस तरह से देखते हैं, तमाम सारी चीज़ें हम आज इनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाग साहब, देखिए, शुरुआत मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बाग साहब बेसिकली उड़ीसा से हैं और उड़ीसा को बहुत ज़्यादा पिक्चर में, खासतौर से खबरों में आप नहीं देख पाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम तमाम जो उत्तर भारत के बहुत सारे ऐसे हिंदी बेल्ट की जो राज्य हैं, सिर्फ उन्हीं को खबरों में देख पाते हैं। दक्षिण को भी उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती है। लेकिन उड़ीसा में भी बहुजन मूवमेंट को लेके बहुत सारे काम हुए हैं। शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, बाबा साहब के समय से ही। बाद में मान्यवर साहब ने भी वहाँ पे काम किया। आप चूंकि उड़ीसा से हैं, मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातों को आप जानते हैं, समझते हैं, देखा है आपने मूवमेंट को। बताएं कि उड़ीसा में जी मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ, आज क्या स्थिति है, क्या लोग वहाँ पर इस चीज़ को समझने लगे? जय भीम साथियों। और मेसराम साहब का तो मैं बहुत बड़ा फैन भी हूँ। जिस तरीके से आपने पूरे कई एक दशक से इस मूवमेंट में जुड़े हुए हैं और जो गणतंत्र का चौथा स्तंभ है उसको लेकर, खास करके जहाँ पर हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन नील है हर तरफ, और कहीं ना कहीं वही जो क्वेश्चन है आपकी, वो वही फंसा हुआ है कि जो प्रचार का माध्यम है, प्रचार का माध्यम अगर आपके पास सटीक नहीं है, प्रभावी नहीं है, कंक्रीट नहीं है, तो उसका जो प्रचार और प्रसार है। देखिए, मैं उड़ीसा का तो हूँ, कई भाषा का मुझे आता है, बंगाली, आसमीज, इंग्लिश, हिंदी, मगर अभी अगर यहाँ बात करने के लिए मुझे हिंदी बोलना बहुत ज़रूरी है, तभी तमाम लोगों तक बात पहुँचेगी। ठीक है। जहाँ तक उड़ीसा का सवाल है, आपको पता होगा जो हीराकुद डैम है, बहुत बड़ा दीर्घ बड़ा, वहाँ पे बाबा साहब आम्बेडकर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो वहाँ के लोग, और दूसरी बात है कि महाराष्ट्र से लगा हुआ है, उतना दूर नहीं है। मान के लीजिए मेरा जो एक दिक्सरा गाँव है, दिक्सरा गाँव बहुत खूबसूरत है, उसके साथ एक डुंगरीपाली विलेज है, सोनपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में, तो वहाँ लगा हुआ है। लगभग 8 से 9 घंटा लगता है यहाँ पहुँचने के लिए। तो लोग आते भी हैं। मगर उस टाइम पे जब इतना बड़ा मूवमेंट नागपुर में हो रहा था, उड़ीसा के लोग, मेरे मन में एक उत्सुकता है कि एक इंटरेस्ट भी है कि सपोज इतना बड़ा धर्मांतरण दुनिया का हो रहा था, तो वहाँ के जो उड़ीसा के जो लोग हैं, खास करके जो ट्राइबल बेल्ट है, सुंदरगढ़ से लेकर करापुट तक, वहाँ के लोग क्या कर रहे थे, या वो लोग, उनको नॉलेज था ही कि नहीं था, या वहाँ पे उस मूवमेंट को कौन डील कर रहे थे। जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ होगा। मगर हम लोग देखते हैं जब मान्यवर कांसीराम साहब आए, मान्यवर कांसीराम साहब जिस धरती की बात कर रहे हैं, जहाँ भीमा भोई जात के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन की, ठीक है, और यूनो में सबसे जब उनका ही नाम लिखा हुआ कि मो जीवनो पछे नरके पड़ी था जगत तो उद्धार है। तो एक ही कोट है इंडिया का, किसी संत का लिखा गया है, तो यूनो में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो इन्हीं का है। चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, मैं नर्क में चला जाऊं, ठीक है, जीवनो मतलब मेरा जीवन, हाँ, मो जीवनो पछे नरके पड़ी था जगत तो उद्धार है, यानी मेरा जो जीवन है, मैं खुद नर्क में चला जाऊं, मगर ये जो दुनिया है ना, उसका उद्धार हो जाए, लोगों का उद्धार हो जाए। ठीक है। तो यही एक विचार था। उन्होंने वहाँ पे जात पात के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसके बाद उन्होंने डाके पूरी मंदिर में भी, जिसको आज भगवान बुद्ध का दांत रखा हुआ है, उदंतपुरी कहते हैं, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हुआ करता था, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी हुआ करता था पूरी, जहाँ से जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, बेसिकली वो सारा यूनिवर्सिटी था। ठीक है। और वो पार्ट है एक टूनिया, वहाँ पे अभी हरिशंकर नरसिंहनाथ में भी बुद्धिज्म का बहुत बड़ा गढ़ था, अभी पता चल रहा है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉकेट, संबलपुर भगवान बुद्ध आए हुए थे, जो उनका बहुत बड़े शिष्य वहाँ रहते थे। उड़ीसा का मतलब कलिंग है, कलिंग और सम्राट अशोक से काफी जुड़ा। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल हम प्राचीन की बात कर रहे हैं, जहाँ ओशोका, बेसिकली वो जो उड़ीसा था, उड़ीसा एक छोटा सा, एक आप कहोगे जो कलिंगा का युद्ध हुआ था 261 BC में, तो ये एक मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था जो अशोका द ग्रेट, उनके नेतृत्व में चल रहा था, जो मौर्यन डायनेस्टी। और दूसरा एक कलिंग है।
कलिंग में क्या होता था, वो गणतंत्र राज्य था, देश था, छोटा सा था, लेकिन वहां पे सब लोग फाइट करते थे। जी जी जी। यहाँ पे एक छत्री ही युद्ध करता था, लेकिन वहां पे क्या होता था, सब लोग युद्ध करते थे, तो कलिंग कभी कब्जे में नहीं आता था। तो उसके बाद फिर उनका जाहिर सी बात है हृदय परिवर्तन हुआ। उसके बाद बहुत बड़ा अभी मैंने उसका बहुत बड़ा आर्टिकल भी लिखा था, उड़ीसा का जो धौलीगिरी है, जहाँ दया नदी के किनारे बहुत बड़ा एक पागोड़ा बनाया गया, जापानीज वहाँ पे आए हैं, होंगसू, वहाँ पे बहुत अच्छा जो फूजी गुरुजी उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था, तो उन्होंने बहुत बड़ा, तो कलिंग जो था वो आदि भूमि है जी। और वहाँ पे भी जो कम्युनिटी का नाम देखो, गण गणा, ये सब लोग, ये गण कंसेप्ट से आया हुआ है, प्राचीन लोग हैं, जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं वो उन्हीं से जुड़ा हुआ है। अनुभव जो है गणा कम्युनिटी जो है उनके साथ में काम करने का मेरा अनुभव रहा है, वो बाजा बजाने में, म्यूजिक से संबंधित, वो बहुत बड़े फर्म है, वो क्लासिकल म्यूजिक है बिल्कुल। और उनमें से एक बहुत बड़े गायक हैं जितेंद्र हरिपाल, जी, पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र हरिपाल जी, वो बहुत बड़े सिंगर हैं। और दर्शकों आपको बता दें कि अगर आपने एक गाना सुना होगा जो उड़िया में रहा है, बहुत लोग उसको नहीं जानते, रंगोपति। रंगोपति ये जो गाना है ये वर्ल्ड फेमस, बहुत ही सभी लोगों ने सुना है, लेकिन किसी को पता नहीं कि ये उड़िया में है। हाँ, इसकी तर्ज इतनी खूबसूरत और बहुजन मूल निवासी है। हाँ, सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल बहुजन परिवार, बहुजन माता के संतान है वो, और बेसिकली वो आदि बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हैं। अभी लोग जान रहे हैं। जी जी जी। जैसे बाबा साहब ने कहा, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारा धर्म परिवर्तन करा रहा हूं, मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूं कि तुम्हारे पूर्वज बुद्धिस्ट है। तो धर्मांतरण किसी का नहीं हुआ है, बस एक घर वापस ही हो रहा है, प्रक्रिया है। तो उड़ीसा के लोगों ने अभी फिलहाल वहां पे मूवमेंट, सबसे बड़ा जो काम वहां पर है, जो बाबा साहब को लोग जाने, मान्यवर कांसीराम साहब के थ्रू जाने, और थोड़ा सा सोशल मूवमेंट वहाँ पे लेट पहुँचा, जैसे बामसेप हुआ, DS4 हुआ, जो तमाम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का इम्पैक्ट बहुत कम रहा, मगर पहले हाथी पहुंचा वहाँ पर, BSP का मूवमेंट पहले पहुंचा, उसके बाद उसके जरिए फिर लोग बामसेप और दूसरे मूवमेंट में जुड़े, तो ज़्यादा पॉलिटिकली ज़्यादा मोटिवेट हुए। ठीक है, तो आज जाहिर सी बात है। दूसरी बात है कि जहाँ जहाँ कम्युनिटी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जैसे हमारे जाटअप हैं, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया में एक कंसंट्रेशन है उनका, तो जहाँ जहाँ भी बुद्धिज्म था, उस स्टेट को, उस इलाके को मनुवादियों ने उतने टुकड़ों में बांटा। तो लगभग शेड्यूल कास्ट के, अनुसूचित जाति के लगभग 100 से भी ऊपर जाति पाए जाते हैं वहाँ पे, तो उनका यूनिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे भी कास्ट हायरार्की है। तो खास करके जो अम्बेडकराइट बेल्ट है, जो पश्चिम उड़ीसा कहते हैं, वेस्टर्न उड़ीसा कहते हैं, जो लगा हुआ है आपका छत्तीसगढ़ को लगा हुआ है, तो वो जो जगह है, खास करके ये कम्युनिटी जो है, जो अनुसूचित जाति में आते हैं, अभी सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट वही कम्युनिटी के लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं सारे लोग। तो उन्होंने क्या किया, तो आपस में वो लोग जुड़ के एक अम्बेडकराइट मूवमेंट चला है, जो कोस्टल बेल्ट है, पुरी, कटक, भुवनेश्वर, वहाँ पे जो कास्ट हायरार्की है अनुसूचित जाति में, एक ही कास्ट का ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पे लोग ज़्यादा धर्म के ऊपर, बाबा साहब को भी मानेंगे, इनको, ये सिचुएशन तो पूरे भारतवर्ष में है, पूरे भारतवर्ष में है। तो जैसे ये सारे मूवमेंट हुए। दूसरी बात है कि जो बड़े बड़े लोग वहाँ पे पैदा हुए, उसके बाद रिवॉल्यूशन के साथ काउंटर रिवॉल्यूशन भी साथ साथ चलता है, क्रांति के साथ प्रतिक्रांति। तो लगभग भीमा भाई का जो मूवमेंट था, उसको लगभग उन्होंने काउंटर रिवॉल्यूशन कर दिया। तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि जो उनका जो महिमा कल्ट था वो बनाए, जो महिमा धर्म कहते हैं उनको, वहाँ पे भी एक कोपिनी समाज है और एक बकलधारी समाज है। तो उनमें से एक जो हाई कास्ट, लो कास्ट, वहाँ पे भी जातिवाद लगभग घुस गया है। जो ढेंकानाल बहुत बड़ा वहाँ पे एक मठ बनाए हैं, गादी बनाए हुए हैं। तो अभी फिलहाल बाकी सब एज यूजुअली महाराष्ट्र से जो यहाँ से जो लीडर्स जाते हैं या उत्तर प्रदेश से जाते हैं, तो वहाँ पे मूवमेंट, वहाँ पे लोग उनके पार्टिसिपेट करते हैं, नागपुर आते हैं, यूपी जाते हैं, BSP का भी वही लोग बहुत अच्छा कौन है वहाँ पे काम करने के लिए, जैसे जीना वगैरह का नाम हम सुनते रहते हैं, कुछ वहाँ पे सांसद भी रहे हैं, तो अभी कौन लोग काम कर रहे हैं? अभी फिलहाल वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप हैं जी, जैसे विजय मानकर साहब का वो चला, BSP वाले लोग काम कर रहे हैं, उसके साथ वहाँ पे एक संविधान जन जागृति का ये है, मूल निवासी का एक दूसरा संगठन जो बाबा साहेब का मान्यवर अपने बावन मेश्राम के साथ थे, वो अभी अलग संगठन बना लिए। तो कहीं ना कहीं लोग संगठन बनाने में यकीन कर रहे हैं, लेकिन संगठन के साथ साथ
जाहिर सी बात है कि सबको चाहत होती है कि भाई मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊं और स्टेट प्रेसिडेंट बन जाऊं, सबको एक चाहत होती है। पर वो अध्यक्षता आप करते जाएंगे, फिर जब तक मर नहीं जानते तो वही चलता रहेगा, न्यू लीडरशिप नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ये हर जगह पे है, पूरे भारतवर्ष में है, उड़ीसा को नहीं, वहाँ पे मगर एक चीज़ है कि वहाँ पे अगर एट्रोसिटीज होती है, लेकिन वहाँ पे जो एट्रोसिटीज हुआ, आपको एक जिक्र करता हूँ कि अभी लक्ष्मीपुर खीरी में हुआ ना, एक लड़की को मार दिया गया। वही केंद्रापड़ा में एक लड़की को भी ऐसे ही मार दिया गया, लेकिन वो नेशनल न्यूज बन गया। लेकिन उड़ीसा के वही सेम एट्रोसिटीज है, तो वहाँ पे वो नेशनल न्यूज नहीं बना। स्नेहांगिनी छत्रिया, उसको मार दिया गया, 10th क्लास, वो टॉपर स्टूडेंट थी, उसको मार दिया गया। अभी तक उसमें एक आदमी को भी अरेस्ट नहीं हुआ है। लाठौर में बहुत घर जला दिया गया। एट्रोसिटी सेटअप सेम एट्रोसिटीज हो रहा है वहाँ पर, और लोग मार रहे हैं। अभी आई थिंक 14 अप्रैल पे अभी बजरंग दल या किसी को लोगों ने बरगढ़ में उनको अटैक किया। तो भीम आर्मी का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वहाँ पर। तो वहाँ पे एक सेट ऑफ लीडरशिप निकल रहा है। यहाँ पे भी मैं जब आ रहा था देख रहा था कि इतने सारे संगठन हैं, सब लोग वही कह रहे हैं, यही मैसेज दे रहे हैं बाबा साहब का, जय भीम, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है। बस वही जो आदमी ऑर्गेनाइजेशन बनाने में यकीन कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे हैं। संगठन बनाना अलग बात है और संगठित होना अलग बात है। उड़ीसा की जो बात कर रहे हैं, तो उड़ीसा में ऐसा कोई लैंडमार्क अभी लीडर या संगठन, काम तो सब लोग कर रहे हैं। एट्रोसिटीज होता है तो एक साथ आते हैं। जैसे अभी बरगढ़ में एक औरत के साथ 8-10 लोगों ने रेप का अटेम्प्ट किया। उसका ये था, दोष था, गुनाह था कि भाई उसका जो बेटा है, बेटे का किसके साथ लव अफेयर्स था, तो वो ओबीसी कम्युनिटी के दूसरे कास्ट के लोग थे। और वहाँ पे क्या है कि आप अगर मुझे पूछेंगे कि अभी फिलहाल सिर्फ बहुजन मूवमेंट अनुसूचित जाति के लोगों के साथ सीमित है कि वहाँ पे ओबीसी का भी पार्टिसिपेट, तो वहाँ के ओबीसी को ये भी नहीं पता है कि वो ओबीसी हैं। ओके, मुख्य समस्या ये है। अभी टिटलागढ़ में जो ओबीसी समाज के लोगों ने हमें बहुत बड़ा वेलकम किया था टिटलागढ़ में, लगभग सारे कम्युनिटी के लोग। अभी आप गए थे? हाँ, तो जब वेलकम किया था, तो वहाँ पे जब हम देखते हैं कि जब हम बताते हैं, लोग एका दुका, 1-2-4 लोग, 3-4 लोग, मगर सबसे ज़्यादा वहाँ पे ब्राह्मणाइजेशन का, ब्राह्मण का एंट्री बहुत लेट हुआ है। जी, ठीक है। तो वहाँ पे जो भगवान है, जैसे कि पाटखड़ा एक देवी है जिसको पूजा किया जाता है, उसका जो महापाट रानी थी वो अनुसूचित जाति की थी, हिंजला महानंद। हिंजला महानंद बहुत बड़ा देवी थी, उसका आज भी पूजा किया जा रहा है। मगर और ये जो गणा जिसको कह रहे हैं, 1931 तक ये लोग आदिवासी में आते थे। और बाबा साहब भी कह रहे हैं ये महार है, जो चमार है, चंडाली, दिस आर ऑल ट्राइब। और अनुसूचित जाति के लोग भी कह रहे हैं कि ये ब्रोकन ट्राइब है। ये अनुसूचित जाति बाद में बने हैं, पहले ये लोग सब ट्राइब मान लीजिए। अरेनेशन आ रहा था और किस तरह से इनके ऊपर अटैक हुआ। तो उड़ीसा में ओबीसी को ये नहीं पता है कि वो ओबीसी हैं, फर्स्ट। सेकेंड, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर हक छीना जाता है ओबीसी का तो वो उड़ीसा में है। एक भी लीडर नहीं है। अभी हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी लीडर तो हैं, लेकिन वहाँ पे आपने ओबीसी को कितना आरक्षण दिया है? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ जीत के नहीं आता है। 11.3 समथिंग रिजर्वेशन, 11 पॉइंट समथिंग। मंडल कमीशन लागू होने के बावजूद वहाँ पे 11 पॉइंट समथिंग रिजर्वेशन है ओबीसी का, बहुत कम। तो पूरे वहाँ पे आप देखेंगे कोस्टल बेल्ट और ट्राइबल बेल्ट, पश्चिम उड़ीसा, पूर्व उड़ीसा, दक्षिण उत्तर, सब देखेंगे तो वहाँ पे ओबीसी का काफी अच्छा खासा पॉपुलेशन। लेकिन ऐसा कोई लीडरशिप या ऐसा कोई मूवमेंट होता नहीं। माननीय कांशीराम साहब क्या किए थे कि इनमें से एक लीडरशिप जनरेट किए थे, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चला। अब जैसे यूपी में जो हाल हुआ ऐसे ही उड़ीसा में भी हाल। तो अभी फिलहाल क्योंकि मूवमेंट अभी धीरे धीरे लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ रहा है, हम लोग भी जा रहे हैं बीच में, समझा रहे हैं लोगों को। तो मुझे एक पॉजिटिव साइन आ रहा है कि वहाँ पे जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो मूवमेंट को चला रहे हैं, एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं और उनके अंदर ज़बरदस्त टैलेंट भी है। इस बात को आगे उड़ीसा को एक हाई लेवल पे ले सकते हैं। इसका एक तरीका ये भी होता है, कई जिस तरह से आप भी काम कर रहे हैं, आपने काफी सारे लोगों को वहां से निकाल कर नागपुर है या दिल्ली, जहां पे ऑलरेडी मूवमेंट काम कर रहा है, ऐसी जगह पे आपने लाकर उनको दिखाया है कि ये होता है अम्बेडकरिज्म, ये इस तरह से काम किया जा रहा है, तमाम सारी चीजें। आपने, आपके गांव से काफी लोग इस वक्त दीक्षा भूमि आए हुए हैं, तो ये भी एक पार्ट है उसका, ये भी एक तरीका है। नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं, हम तो इस बार लेकर आए। उससे पहले भी वहाँ के जो लोग एम्बस से जुड़े हुए थे,
जो लोग बीएसपी से जुड़े हुए थे, जो लोग मूल्यवासी मूवमेंट में जुड़े हुए थे, वो सारे लोग लेकर आते हैं, हमसे ज़्यादा काम करते हैं, यहाँ लेकर आते हैं। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, और बात यह है कि कैसे उनको ऑर्गेनाइज किया जाए। जैसे पर्सनल एनिमिटी ज़्यादा है, वैचारिक मतभेद नहीं है, मनांतर ज़्यादा है, जैसे आपका शकल पसंद नहीं है और पॉकेट में ही आरएसएस का एजेंसी रखते हैं, तुरंत उसको एक सर्टिफिकेट दे और वो तो बिक गया है। तो ये टेंडेंसी आपको हर जगह मिलेगा। 2 मिनट में लोग सर्टिफिकेट, अरे वो समाज के लिए बहुत हानिकारक है, वो सर्टिफिकेट दे देंगे तुरंत। ऐसा लगता है कि मोहन भागवत ने उनको बुला के सर्टिफिकेट दिया है कि आपको एजेंसी दिया गया है, आपके जो लोग हमारे एजेंट है, हमें पता तो मोहन भागवत तो पता नहीं कि एजेंट कौन है उनके, तो यही लोग अपने पॉकेट से निकाल के देते हैं कि फलाना आरएसएस का एजेंट है। तो ये हर जगह है, पूरे भारतवर्ष में यही है। तो आरएसएस का एजेंसी इनको दिया गया है, हमारे लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे होता यह है कि कहीं पर भी संगठित, जो कि संगठन की बात कर रहे हैं, संगठित होने की बात हो रही है, बाबा साहब ने कहा था, बस उसी एक चीज को छोड़ दिया। बहुत सारी चीजें लोगों ने की है, शिक्षा भी की, सब कुछ किया, लेकिन संगठित नहीं हो पाए। आपको क्या लगता है कि हर जगह की समस्याएं अलग होती है, हर जगह की जो रुचि का विषय अलग होता है, प्रकृति अलग होती है, अलग अलग जो परिवेश अलग होता है। उड़ीसा की मूल समस्याएं क्या है, जो खास तौर से जो शेड्यूल कास्ट है, जो जिसको पीड़ित वर्ग कहते हैं, या फिर जो निचला जो तबका है, उनकी मूल समस्याएं अगर इन नेताओं को पता होती तो शायद ये संगठित कर चुके होते। नहीं, नेताओं को पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे तमिलनाडु, वो लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश को अडॉप्ट कर लिया। उड़ीसा के लोग इंग्लिश को उतना अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, अभी इट विल टेक टाइम, मोर टाइम। और दूसरी बात है कि वहाँ पे जो कास्टिज्म का जो नेचर है, वहाँ पे इक्का दुक्का जो कास्ट हैं जो अम्बेडकरिज्म को समझ रहे हैं, जैसे जिनका नाम अपने लिए, अभी जो वहाँ के जो ट्राइब हैं, ट्राइब में भी आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर, उनके हक अधिकार को लेकर उतना जागरूकता नहीं है जितना छत्तीसगढ़ के आदिवासी में है, महाराष्ट्र के आदिवासी में है, इवन कि डिनोटिफाइड ट्राइब लोगों में है, और दूसरे ट्राइब में राजस्थान में है। तो वहाँ पे जो एट्रोसिटीज का जो लेवल है, एंगल अलग हो सकता है, लेकिन है। उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको भारी पैमाने पे रिवोल्ट करना पड़ेगा। जब हम सड़क पे उतरते हैं कि ये हमारा अधिकार है, तो पता तो चले पहले कि ये अधिकार है। तो वो जो प्रगति है कहीं ना कहीं वो बढ़ रही है, धीरे धीरे करके आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो कहा जाता है ना कि आजकल जातिवादी घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं और खास एरिया से खबरें आती हैं। दरअसल हो सब जगह रहा है, खबरें खास एरिया से आती हैं और वहीं पर से आती हैं जहाँ के लोग जागरूक हो चुके होते हैं, जो लोग जो है इन चीजों को सामने लाते हैं। उड़ीसा में ये आपने बताया कि अभी उस लेवल पर नहीं हुआ है। अगर वहां से भी इस तरह से खबरें सामने आने लगेंगी तो स्वाभाविक है लोग संगठित होने लगेंगे। वहां पे घटनाएं, तमाम सारी चीजें हो रही हैं, पता नहीं चल रहा है। नहीं, उड़ीसा जैसे कि फॉरगेट अबाउट उड़ीसा, बंगाल में, जैसे कि मैं यही तो कह रहा हूं कि कोई इश्यू महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में कोई एट्रोसिटीज होता है, हरियाणा में होता है, तो वो वर्ल्ड वाइड हो जाता है। जी। मगर बंगाल में, साउथ में होता है, तो उनके जो फॉरेनर्स फ्रेंड हैं या वहाँ से माइग्रेट करके गए हैं, उसको वो प्रोपेगेट कर लेते हैं, स्प्रेड कर लेते हैं। मगर उड़ीसा, झारखंड लोग उस तरह से नहीं देखते हैं। ठीक है, तो एक इन्फेरिटी सुपरिटी कॉम्प्लेक्स है अम्बेडकर की, कौन बड़ा अम्बेडकराइट है, कौन छोटा अम्बेडकराइट है। तो रीजन वाइज भी एक फीलिंग हो, तुम हमें अम्बेडकरिज्म सिखाओगे, तो ये फीलिंग्स टाइप का है। और जैसे कि उत्तर प्रदेश से बाहर से कोई लीडर जाता है तो वहाँ के लोग ज़्यादा रेस्पेक्ट भी करते हैं और बहुत सारा रेस्पेक्ट करते हैं और बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, उनसे बहुत मदद भी करते हैं। नहीं तब तो आप ले लीजिए कि अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया, वहाँ पे अच्छा खासा वोट लिया था। एम्बस का बहुत बड़ा मूवमेंट वहाँ चल रहा था, बाद में फिर बाइफुरकेट हो गया। लंबे समय से बीजू पटनायक और उनकी जो पूरी पार्टी है वो वहाँ पे लंबे समय से राज कर रही है, हम ये कहें। और कोई भी इस तरह से उनको हिला नहीं पाया है क्या, और लोग खुश हैं, आराम से रह रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, खुश तो बात है कि खुश कौन लोग हैं। बेसिकली सबसे बड़ा जो धर्मांध है ना, जी। वो आपको उड़ीसा में पाया जाएगा जी, जहाँ जो 4 शंकराचार्य हैं में से एक पुरी में बैठते हैं। ठीक है, और वहाँ पे कुछ लोकल देवी देवता भी हैं। धीरे धीरे करके उसको मिस अप्रोप्रिएट, बाबा साहब ऐसा कुछ चूक नहीं किए, नहीं तो बाबा साहब को भी मिस अप्रोप्रिएट कर लेते। आपको बता दूं 14 अप्रैल को वो लोग दलित एकादशी मना रहे हैं। अच्छा,
अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो बहुत नहीं, स्टार्ट हो गया है, वो संजय पासवान जी मनाना शुरू कर दिए। तो उड़ीसा में खास करके जो लोकल देवी देवता हैं, जैसे समलेश्वरी हैं, अभी जो 400 दलित परिवार को 400 साल से रह रहे थे, जिसको हमने थोड़ा बहुत हाईलाइट करने की कोशिश किया, तो उनको भी हटाने की कोशिश किया जा रहा है। तो वो एक ही कम्युनिटी है जो जिनको वहाँ से डिस्प्लेस किया जा रहा है, बाकी जो कम्युनिटी है उनको डिस्प्लेस नहीं किया जा रहा, तो वहाँ पे भी काफी जाना है। तो वो लोकल लीडरशिप को क्या कि चमचा शब्द दलाल शब्द यूज नहीं करता है, लेकिन हर जगह पे ऐसे हैं कि वहाँ पे जो भुखमरी और दूसरे कहते नीडी लोगों का जिस तरह से दरिद्रता और भी है, हर जगह की तरह है, हर जगह पे कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है, इस तरह से। मगर ये है कि एक उड़ीसा देखा गया है, अब यूपी से बदतर स्थिति नहीं है, बिहार से भी अच्छा डेवलप है, वहाँ पे जीडीपी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन एक देखा उड़ीसा में तो लोग एक मीडिया एक रिपोर्ट बना देती है। और बीजू पटनायक तक जहां तक है कि ऐसा कोई लीडर आना चाहिए ना जिसे उसको काउंटर करे, जी 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 जी। काउंटर करने के लिए। और वहां पे डेवलपमेंट का मतलब पहले जो स्थिति था उससे थोड़ा सा बेहतर करके दिखा दो, करो मत, तो लोग वही उसी को ऑप्शन मान लेते हैं। बीजेपी या कांग्रेस, बीएसपी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है वहां पर, वहां पे अच्छा से उसको काउंटर करने की जरूरत है, तब जाके एक न्यू बता तो सही कि हम ऑप्शन है। ऑप्शन तो अपने आप नहीं आता ना, आपने कहा मेजर पार्टी है वहां पे, उसके बावजूद कहीं पर भी पिक्चर में नहीं है। तो पिक्चर जैसे कि तेलंगाना में ले लीजिए, जी 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 जी। हमारे प्रवीण कुमार साहब आईपीएस आने के बाद अभी उनको पिछले 1-2 दिन पहले उनका पुतला को जलाया गया था। क्यों जलाया गया था? वो कहीं ना कहीं वो टारगेट में आ गए हैं, जी जी जी। वो उनको चैलेंज दे रहे हैं, एक ऑप्शन दे रहे हैं लोगों को, उनको कहीं ना कहीं जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, तो तब जाकर उनको काउंटर कर रहे हैं। तो उड़ीसा में कोई लीडर आए उस तरह से चैलेंज दे, SC ST OBC को के बारे में लोगों को बताएं, इश्यूज को बढ़ाएं कि भाई तुम लोगों के पास ये चीज नहीं है, आपके कितने अभी तक रिजर्वेशन, आपके जो 30 डिस्ट्रिक्ट में कितने कलेक्टर आपके SC ST OBC के हैं, आप इतने सारे जजेस बने हैं कितने हैं, वहां पे SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन लगभग नील है और उनको पता भी नहीं है। तो वो जाहिर सी बात है, दूसरे ओबीसी की तरह वो लोग भी कहते हैं हम थोड़ा सा ऊपर है। और क्षत्रिय बनने का एक राजपूत बनने का एक कहते हैं कि एक फेक नैरेटिव, हाँ, एक ये है कि वहाँ के जो दूसरे कास्ट के लोग ओबीसी हैं, लोग शूद्र हैं, लेकिन उनको एक फीलिंग आता है कि हम तो इनसे थोड़ा सा ऊपर है, तो वो उसी से खुश हो जाते हैं और अपना से आपका जो बीजू जनता दल का चमचागिरी कर लेते हैं, उनको थोड़ा बहुत कहीं पे मिल जाता है, तो उसी से वो खुश हो जाते हैं। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे उड़ीसा की राजनीतिक परिस्थितियों, तमाम जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, उन तमाम विषयों पर हम बात कर रहे थे। और देखा जाए तो उड़ीसा की खबरें अगर वहाँ के लोगों को ही पता चलने लगेंगी, कहते हैं कि मीडिया भी एक चौथा स्तंभ है जो कि इस लोकतंत्र को सही ढंग से स्थापित रख सकता है, तो वो स्थिति बन रही है क्योंकि वहाँ के लोगों को उनके गुलाम होने का या उनके खुद के क्या अधिकार है, उन तमाम चीज़ों का एहसास अभी तक नहीं, जैसा कि बाग साहब ने बताया। तो निश्चित रूप से जब वो स्थितियां वहां पर बनेंगी तब कहीं जाके जो राजनीतिक मूवमेंट है या जो सामाजिक मूवमेंट है, तो धार्मिक मूवमेंट है, वो भी उस लेवल पर आ पाएगा, ऐसा हमें लगता है। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं और भी विषयों पर हम बात करेंगे। बाग साहब से बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम आज चर्चा करना चाह रहे हैं।